हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारा टर्न है वेडनेसडे, तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से है। और जैसा कि मंडे की वीडियो में कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री का ये जो तीनों दिन था हमारा, या मौर्य साम्राज्य से संबंधित, मौर्य काल से संबंधित टॉपिक थे, जिसमें कि पहला हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य प्रशासन से था। दूसरा हमारा वीडियो जो था वह टोटली जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है अभिलेखों पे आधारित था। और आज में जो हमारा ये 20 क्वेश्चन का है मॉक टेस्ट, इसमें हम देखेंगे कि जैसे अर्थशास्त्र, इंडिका, या जो विदेशियों से संबंध थे अशोक के, या और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं मौर्य साम्राज्य से। तो आइए लेट न करते हुए हम आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और आज के मॉक टेस्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। आपके सामने ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीज की इंडिका में, अशोक के अभिलेखों में। तो इसका सही उत्तर है आपका मेगास्थनीज की इंडिका में। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को मैं रिपीट करती हूँ, या आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो भी समय आपको लगता है 1 मिनट 2 मिनट, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ती है। तो आप अपना इसको एक रियल मॉक टेस्ट की तरह लीजिए और अपने क्वेश्चन को टिक कर लिया करिए। और उसके बाद आप लास्ट में देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो इससे क्या है कि आपने जो पढ़ा है आपका, उससे ये हो जाता है कि किस चीज़ को अभी हमको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। और दूसरे एक तरह से अपना आदमी अवलोकन भी कर लेता है, हाँ, कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है, हमें और क्या इसमें से इम्पोर्टेंट देखना है। तो जैसे कि ये मौर्य साम्राज्य की विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पे किस में उल्लिखित है? मेगास्थनीज की इंडिका में। और इसमें 7 जो वर्ग थे उसका क्या नाम था, ये भी आपसे पूछ लेता है, या पहले नंबर पे किसे कहा गया है। तो हम पहले उसको देखते हैं। 7 जातियाँ या जो उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में, उसमें पहले नंबर पे था दार्शनिक। और दार्शनिक में भी वो 2 प्रकार के दार्शनिक बताता है, एक ब्रोकामेन जो गृहस्थ दार्शनिक थे, और एक सारामेन जो कि सन्यासी दार्शनिक होते थे, जो घर गृहस्थ से नहीं मतलब होता, सन्यासी जीवन बीतते थे, उस प्रकार के दार्शनिक थे। दूसरा आता है आपका कृषक। और मेगास्थनीज के अनुसार जो उसने 7 वर्गों का विभाजन किया, उसमें सबसे अधिक संख्या में, सर्वाधिक संख्या में इसी वर्ग के लोग आते थे, जो कि आपके कृषक थे। फिर दूसरा आता है आपका शिकारी। शिकारी के अंतर्गत जैसे वो अहीर, चरवाहा, गडरिया, ग्वाल वगैरह होते थे, इस तरह की जातियों को उसने उसमें किया है, जिसे वह शिकारी नाम देता है। और फिर चौथे नंबर पे आता है शिल्पी, कारीगर, तो जो कि व्यापारी वर्ग को इंडिकेट करता है। और 5वां था योद्धा, जो सैनिक होते थे मौर्य काल में, वो 5वें वर्ग में उनको रखता है। 6वां निरीक्षक, जिसे कि अगर देखा जाए तो स्टैबो ने इंस्पेक्टर कहा है। और हमारे क्या कहते हैं अर्थशास्त्र में जो है गुण पुरुष कहा गया, तो निरीक्षक जो कि गुप्तचर को करता है, ये कहा था 6वां नंबर था। और 7वें पे आता है पार्षद, जो कि मंत्री वगैरह जो होते थे मेगास्थनीज के अनुसार, ये राजा को सलाहकार थे, तो वो उसको पार्षद नाम देता है, जिसे हम मंत्रियों की संख्या कह सकते हैं, मंत्री कह सकते हैं, इस तरह का। तो हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर किसने किया है, कहाँ उल्लेखित मिलता है हमें, मेगास्थनीज की इंडिका में। और अब देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं कि कौन से 7 वर्ग थे वो। तो दार्शनिक, कृषक, शिकारी, शिल्प कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, पार्षद। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टालमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? आपके सामने ऑप्शन है मकदूनिया, सीरिया, मिस्र। तो जैसे कि इस तरह के इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार बने हैं, और अभी पिछले ही बार JRF के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो वहाँ पे क्या है कि अशोक के शिलालेखों में जो नाम मिलता है, जैसे अंत्योक, तुरमय, अंतिकेन, यमग, अलेक्सुंद्रक, तो किस देश के थे और उनकी किस शासक से पहचान की गई है। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय जो था, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था?
तो उस आपके सामने ऑप्शन है मकदूनिया, सीरिया, मिस्र। तो इसका सही उत्तर है आपका मिस्र, मिस्र का था। और अशोक के अभिलेखों में इसका नाम जो है वो तुरमय या तुलमाय मिलता है। और इसी का क्या कहते हैं, जो पहचान की गई शासक रूप में अशोक के शिलालेखों के आधार पे वो कहा जाता है कि मिस्र का शासक टालमी फिलाडेल्फ द्वितीय था और अशोक के जिससे अच्छे संबंध थे और यह मिस्र का शासक था। तो इस तरह से अशोक के अभिलेखों में 5 ऐसे युवान राजाओं का उल्लेख मिलता है जहाँ पे वो कहता कि हमने धर्म प्रचारक भेजे थे। तो इससे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और सीरिया का शासक या मिस्र का या मकदूनिया का शासक, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। हम आगे, जैसा कि हमारे टॉपिक में, आज के टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चन है, तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन शासक कौन था? एंटियोकस, एंटिगोनस, गोनाटास, टालमी, फिलाडेल्फ। तो यहाँ पे आप, इसका सही उत्तर है आपका कि मकदूनिया का जो अशोक का समकालीन शासक था वह था एंटिगोनस गोनाटास। अब यहाँ पे एंटियोकस भी है। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में हमें बिल्कुल मतलब कि कन्फ्यूजन हो जाता है, हम पढ़े तो होते हैं पर यहाँ पे चीज़ें इस क्लियर रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह जैसे मैंने पहले भी अभी बोला कि इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बने हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि टालमी फिलाडेल्फ द्वितीय जो था वह मिस्र का शासक था जिसका नाम अशोक के अभिलेख में तुरमय या तुलमाय मिलता है। अब यहाँ पे अब देखते हैं कि मकदूनिया में अशोक का समकालीन शासक कौन था? तो एंटिगोनाटस था, जिससे कि अगर उसके देखा जाए अशोक के अभिलेखों में तो इसका नाम अंत्यकिन या अंत्यकिन मिलता है। और मैसेडोनिया या मकदूनिया जो देश था, दोनों चीज़ बोला जाता है, वहाँ का यह शासक था जो कि अशोक का समकालीन था। और ये सारी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है, जिसमें उसने इन शासकों के बारे में, इन युवान राजाओं के बारे में उल्लेख किया कि यहाँ पे हमने धर्म प्रचारक भेजे थे। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावंश धर्म प्रचारक की सूची के अनुसार कश्मीर तथा गंधार धर्म प्रचार हेतु कौन गया था? और ये भी हमारा क्या कहते हैं, देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो महावंश में है धर्म प्रचारकों की सूची दी गई है ना कि तृतीय बौद्ध संगति के बाद किन किन देशों में धर्म प्रचारक भेजे गए थे। तो हिमालय देश में कौन गया था, महाराष्ट्र कौन गया था, ताम्रपर्णी कौन गया था, यवन देश कौन गया था, स्वर्ण भूमि। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, जैसे कि हिमालय देश में कौन गया था, इस तरह से पूछा है। कश्मीर गांधार के बारे में पूछा है। तो ये जानना हमारे, और पहली बात ऐसे जैसे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहीं पे क्लियर हो जा रहा कि अशोक के जो धर्म प्रचारक तृतीय बौद्ध संगति के बाद अन्य देशों में या राज्यों में गए थे, वो क्या कहते हैं, कहाँ पे उनका उल्लेख कहाँ से मिलता है, उनके बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्लियर हो कि महावंश के धर्म प्रचारक सूची के अनुसार कश्मीर तथा गंधार धर्म प्रचार है तो कौन गया था। अब यहाँ पे सिर्फ कश्मीर का पूछा है, पर हम सभी के नाम आपको एक ओरली आपको बता देंगे। तो इसका सही उत्तर है आपका कि कश्मीर और गांधार कौन गया था। तो आपके सामने ऑप्शन मज्जिम, मंजतिक, महारक्षित। अब देखिए कितने सिमिलर नाम ऐसे हो जाते हैं, मज्जिम, मंजतिक, महारक्षित। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वह है मंजतिक। यह जो थे यह कश्मीर तथा गांधार में धर्म प्रचार हेतु गए थे। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जो बौद्ध ग्रंथ महावंश है उसके धर्म प्रचार सूची के में हमको इन सब का नाम मिलता है। अब जैसे मध्यम देश में कौन गया, मध्यम जो कहते थे धर्म प्रचारक, मध्यम नाम था, वो कहाँ गए थे, हिमालय देश गए थे। और महारक्षित आपसे पूछ ले तो यवन देश में जो भेजा था उनको महारक्षित कहता था, उन सबके नाम दिए गए थे उनको। अब आपसे पूछ ले महाराष्ट्र में जो धर्म प्रचार के लिए गए थे तो उनको महाधर्म रक्षित कहते हैं। यहाँ देखिए रक्षित बनवासी, महारक्षित यवन देश, और महाधर्म रक्षित कहाँ गए थे, महाराष्ट्र गए थे। तो ये रहा आपके। और महादेव महिष मंडल गए थे, या सोन एवं उत्तर में उत्तरा जो थे वो स्वर्ण भूमि गए थे। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल क्लियर होकर करिएगा।
कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। बस अगर आप 2-4 याद किए हैं कि मज्जिम कहाँ गए थे, हिमालय देश, धर्म प्रचारक हिमालय देश, महाधर्म रचित महाराष्ट्र। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? आपके सामने ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 18 या 26। तो इसका सही उत्तर है आपका जो वह है 15। अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? तो आपका है 15। और अगर इसमें प्रकरण पूछ ले तो 180, श्लोक पूछ ले तो 6000, इसकी भाषा पूछ ले तो आपकी संस्कृत, और किस शैली में लिखा गया है तो सूत्र शैली, जो अन्य पुरुष शैली कही जाती है, उसमें इसको लिखा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अभी क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं आपके सामने। तो ऑप्शन था 15, 18 या 26। सही उत्तर है आपका 15। अब यहाँ पे ये जो है जितने अधिकरण थे उसमें कई तरह के जो वर्णन है, तो आपसे जैसे पूछ लेता है कि राजस्व प्रशासन से संबंधित जो अर्थशास्त्र में उल्लेख है किस अधिकरण में है, प्रथम अधिकरण में, या नागरिक प्रशासन से संबंधित जो वर्णन है वह अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में है, तो द्वितीय अधिकरण में। तो और इसका जो तृतीय अधिकरण है वो कानूनी दीवानी कानून से संबंधित है, और चतुर्थ है फौजदारी कानून से संबंधित। 5वें में सम्राट के सभासद कर्मचारियों का विवरण है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में कि जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत थे, तो ये जो है अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में मिलता है, तो ये अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में है। और राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन थे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि 7 सिद्धांत के नाम पूछ लेगा या किस नंबर पे कौन से हैं, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपसे पूछ लेता है तो अभी ऐसे सिर्फ पूछ लिया कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र में किस अधिकरण में है, तो 6ठे में। 7वां जो है वो शरणगुप्त की नीति से उल्लेख है, जिसमें राजाओं से मंडल सिद्धांत या कैसे क्या करना चाहिए, किस नीति से चले, संधि विग्रह, और जो विदेशी शासन उससे संबंधित होता था, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण में। 8वां है तो राज्य के लिए क्या घातक है, दुर्गुणों का उल्लेख किया गया है कि क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आता है आपका 9वां, 10वें, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां अधिकरण जो है वह संधि, तंत्र मंत्र, महत्व आदि से संबंधित, युद्ध, संधि, तंत्र मंत्र आदि के महत्व से संबंधित हैं। तो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, या बुक का नाम दे देगा या किसने किया है उल्लेख, तो यह कौटिल्य ने किया है, किसमें है अधिकरण, ये अर्थशास्त्र में है, किस अधिकरण में है, 6ठे अधिकरण में। कौन कौन से थे, तो आपके सप्तांग सिद्धांत तो स्वामी जो कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, ये क्या थे, ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत थे। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखने हेतु एक पुस्तकालय की स्थापना की? तो आपके सामने ऑप्शन है एंटिओकस, एंटीगोनास, बोनाटास, टॉलमी, फिलाडेल्फ। तो इसका सही उत्तर है आपका टॉलमी फिलाडेल्फ। तो इसने क्या है कि सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखने के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के काल में कुमार नियुक्त किए जाते थे। अशोक के काल में कुमार नियुक्त किए जाते थे। उज्जैनी तोसली तक्षशिला में, सोपारा तक्षशिला तोसली में, तक्षशिला उज्जैनी जूनागढ़ में। तो इसका सही उत्तर है आपका उज्जैनी तोसली तक्षशिला में। वहाँ पे क्या था, अशोक ने एक नियम बनाया था कि इन 3 प्रांतों में केवल कुमार ही नियुक्त किए जाएंगे, जो राजकुमार होते थे उन्हें ही नियुक्त किया जाएगा। और अशोक ने एक और भी नियम बनाया था कि यहाँ के जो कुमार होंगे वो प्रत्येक 3 साल पे अपने प्रांतों में अनुसंधान जो कि प्रादेशिक दौरा होता था उस पे जाएंगे, और वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे, उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। और साथ में उसने यहाँ के जो प्रांतीय अधिकारी होते थे, ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई किसी तरह से कोई चीज़ें
राज्य के लोगों के लिए परेशानी का कारण न बने, तो उसने एक नियम भी बनाया था कि यहाँ के जो प्रांतीय अधिकारी होते थे उनका स्थानांतरण भी वह करता था कि समय समय पे उनको एक प्रांत से दूसरे प्रांत, ताकि जैसे होता कि आज के समय में हमारे हैं कि कहीं पे एक अधिकारी होता तो होता ना कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो अगर एक अपना रौब स्थापित कर लेता है बाद में उसका फ़ायदा उठाए। और ये जो है कि पूछा है जैसे कि अशोक के समय में तक्षशिला तोसली उज्जैन में क्या है कि सिर्फ कुमार ही नियुक्ति किए जाते थे। और अगर क्वेश्चन बन जाए कि कितने वर्ष के बाद अशोक ने नियम बनाया था कि कुमारों को कितने वर्ष के बाद अपने प्रादेशिक दौरे पे जाने का था, तो आपको 3 साल का। और यह पूछ ले कि किन राज्यों में अशोक ने परिपाटी चलाई थी कि प्रांतीय अधिकारियों का ट्रांसफ़र की करने की, तो भी यही तीनों होंगे आपके तक्षशिला उज्जैन एवं तोसली। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य में था प्रांतों को चक्र कहा जाता था, और 5 प्रांत थे, उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, प्राच्य और दक्षिणापथ। इन सबकी अलग अलग थी। तक्षशिला थी उत्तरापथ की, या उज्जैन थी उज्जैनी थी आपकी ये अवंती राष्ट्र की, तोसली थी आपकी कलिंग की। तो इसमें इन सब में क्या है, और ये प्राच्य राज्य की पाटलिपुत्र थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी। तो इन सब में अधिक जो होते थे राज्यपाल नियुक्त किए जाते, कुमार नियुक्त किए जाते थे। तो अशोक के काल में उज्जैनी और तोसली और तक्षशिला में सिर्फ राजकुमार नियुक्त किए जाते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का उल्लेख देवानाम पीदर्शी के रूप में हुआ है? किस अभिलेख में पूछ रहा है कि अशोक का जो देवा नाम पीदर्शी का उल्लेख हुआ है मिलता है, वो किस अभिलेख में मिलता है? तो आपके सामने ऑप्शन है रूपनाथ शिलालेख, भ्राभु लघु शिलालेख, मास्की शिलालेख। तो आपके सामने यहाँ पे आप देखें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 के तीनों ही जो आपके ऑप्शन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका सही उत्तर है इसका कि देवा नाम पीदर्शी का उल्लेख रूपनाथ शिलालेख में मिलता है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पर आपसे जैसे कि किस अभिलेख में बुद्ध एवं संघ के प्रति अगाध प्रांगण आस्था व्यक्त करता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका भ्राभु लघु शिलालेख होगा। और जैसे कि अशोक का नाम अशोक किन में मिलता है, आपका गुर्जरा है, मास्की है, इस तरह के 3-4 अभिलेख हैं जिन पे अशोक का नाम मिलता है। तो यहाँ मास्की भी देखेंगे तो उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 के तीनों ऑप्शन हैं जो कि आपके हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आप अपनी बुक से जिससे पढ़ते हैं उससे भी आप एक बार देख लीजिएगा। और इसको या मैंने इनसे संबंधित क्वेश्चन भी जो अभी कल की वीडियो में किया है अभिलेखों पे, उसमें देख लीजिएगा तो आपको क्लियर रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौटिल्य के अनुसार स्थानिक प्रशासनिक घटक था 400 ग्रामों का, 200 ग्रामों का, 800 ग्रामों का। तो क्या है कि जो अशोक के प्रांत थे जैसे कि मंडलों में विभक्त थे, जिन्हें कमिश्नरियाँ आज के समय में जो होती हैं उनके हिसाब से था। और फिर मंडलों का जो विभाजन था वह जिले में था, तो जिसे विषय या आहार कहा जाता था। तो उसमें क्या है कि उसके नीचे के अधिकारी होते थे। इसी तरह से उसमें जिला के बाद क्या आता था, स्थानीय नामक अधिकारी आता था। तो स्थानीय अधिकारी के अंडर में कितने ग्राम समूह होते थे? अब जैसे जिला आहार जिसे कहा जाता था, उसका प्रशासन जिले का प्रमुख जो था आहारपति होता था। तो आपसे उसके नीचे का जो अधिकारी होता था तो उनको ग्रामों में आपको क्या कहते हैं बांटा गया था कि इस अधिकारी के नीचे अब जिला हो गया, जिले के अंदर इतने ग्राम इस अधिकारी के, उससे नीचे का अधिकारी को इतने ग्राम। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कौटिल्य के अनुसार स्थानिक प्रशासनिक घटक जो था वो कितने ग्रामों का मालिक होता था, उसको उसके अंडर में कितने ग्राम होते थे जिससे उसे वहाँ का प्रशासन या कार्य देखने होते थे। तो इसका सही उत्तर है आपका 800 ग्रामों का। तो जो स्थानिक होता था, स्थानीय होता था, वो 800 ग्रामों का होता था। वो जिले के नीचे का अधिकारी था। उसके नीचे का अधिकारी जो होता था तो वो द्रोणमुख होता था, जिसके नीचे स्थानीय के नीचे क्या होता, 2 द्रोणमुख होते थे, जिनके ये जो 800 ग्राम स्थानीय होता था उसके पास 800 ग्राम होते थे। तो नीचे जो द्रोणमुख आता था तो 2 द्रोणमुख किए जाते, जिसमें से 400 गाँव एक
द्रोणमुख के अंडर में आता था, उसका प्रशासन, उसका कार्य उससे देखना होता था। और फिर द्रोणमुख के नीचे खरवट्टिक होता था, 200 ग्रामों का जो समूह होता था, उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी, उसकी सारी चीज़ें उसके अंडर में होती थी। और उसके नीचे जो आता है संग्रहण आता था, जो कि 10 ग्रामों का समूह होता था, वो संग्रहण के नेतृत्व में होता था, उसका प्रशासन उससे। और जो ग्राम था वह 1 ग्राम होता था सिर्फ, कि एक ही गांव की जिम्मेदारी, वो सबसे छोटी इकाई होती थी। मौर्य प्रशासन के समय में ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। और जिस तरह से अब हम देख लेते हैं एक बार सीरियल से, प्रांत जो राष्ट्र होता था पूरा, उसे क्या कहे, प्रांत को चक्र कहा गया। और उसको क्या कहते हैं, राष्ट्र को उसने चक्र, प्रांतों को वहाँ चक्र कहा जाता था मौर्य साम्राज्य। तो प्रांतों का पूरे साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया। 5 प्रांत थे, 5 की राजधानियाँ हमने देखी। फिर प्रांतों का विभाजन मंडल में हुआ था, मंडल का विभाजन जिले में होता है, फिर जिले का विभाजन जो है स्थानीय होता है, और फिर उसके बाद द्रोणमुख या खरवट्टिक, फिर संग्रहण, फिर ग्राम, छोटी इकाई सबसे होती है। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है ताकि प्रशासन को सुचारू रूप से चला सके और सबको अपने अपने कार्यों का देखने का पूरा क्या कहते हैं जिम्मेदारी होती थी, उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक की प्रांगण आस्था का उल्लेख निम्नलिखित किस अभिलेख में हुआ। अभी शायद इसी से संबंधित जो क्वेश्चन था हमारा कि देवानाम्पी प्रियदर्शी का उल्लेख किस, तो उसमें ही मैं अभी बोल रही थी, मुझे नहीं पता था कि इस मॉक टेस्ट में ही वो क्वेश्चन है। तो जैसा कि अभी आपसे बताया था कि आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, रूपनाथ शिलालेख, भ्राभू लघु शिलालेख, मास की। तो इसका सही उत्तर है भ्राभू लघु शिलालेख में, इसमें ही बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक की प्रांगण आस्था का उल्लेख मिलता है। और जैसे कहा मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, ये सब में अशोक के जो है नामों का अशोक नाम उसमें उल्लेख। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन स्तंभों पे शीर्ष सिंह शीर्ष का है। निम्नलिखित में से किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का है। आपके सामने ऑप्शन है सारनाथ, सांची स्तंभ, कोल्हुआ स्तंभ। आपके ये तीनों आपके नाम दिए और इसमें पूछ रहा है आपके कोट में ऑप्शन है ए सी या बी सी या ए बी सी। तो इसका सही उत्तर है ए बी सी। इन सभी स्तंभों पे जो है सिंह जो है सिंह शीर्ष का बना है। तो जो शीर्ष पे होता है सिंह की आकृति होती थी उसमें। तो इसी से पूछा है कि किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का है। तो सारनाथ, सांची, कोल्हुआ, स्तंभ लेख, इन सभी का जो है स्तंभों का सिंह शीर्ष का है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है एक आत्मकथा, शासन सिद्धांतों की पुस्तक, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। तो इसका सही उत्तर है आपका शासन सिद्धांतों की पुस्तक। अभी जो नहीं पढ़ा हो अगर उससे पूछ ले तो अर्थशास्त्र सुनने में एक ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र जो है शासन की सिद्धांत नहीं, अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक लगेगी। तो यहाँ पे क्या है कि अर्थशास्त्र जो है वो शासन सिद्धांतों की एक पुस्तक है और इतना डिटेल में शासन के विषय में जानकारी और मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें उसमें जानने को मिलती हैं। आपके प्रशासन में अगर देखा जाए तो, और कल जो इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें चाहे तो प्रशासन संबंधी फौजदारी से हो, दीवानी कानून से हो, राजस्व प्रशासन हो, नागरिक प्रशासन हो, इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और कौटिल्य के अनुसार कहना था प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा का कल्याण ही राजा का कल्याण है। या उसने जो लोग बहुत भिक्षु हो जाते थे उनके बारे में कहता है कि जो लोग भिक्षु बनना चाहते हैं वो बिना भी अपने आश्रित बीवी बच्चों को व्यवस्था किए, उनकी पालन पोषण की व्यवस्था किए बगैर वो नहीं बन सकते। तीसरा देखे जाते हैं तो शासन से संबंधित आज हम कानून पारित होता है देखते हैं कि इसके लिए बन रहा है उसके लिए, तो उस समय इस बुक में राज्य को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरह से कैसे संधि की जानी चाहिए, किस राज्यों के साथ किस तरह से क्या कहते हैं अपने न्यायिक राजनयिक संबंध रखने चाहिए, लोगों के अधिकारों से मतलब शासन से संबंधित कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसमें हमें देखने को नहीं मिलती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है एक शासन सिद्धांतों की पुस्तक।
और अभी जैसे इससे संबंधित हमने क्वेश्चन पहले भी देखा था कि इसमें 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है या संस्कृत भाषा में लिखित थी। और जो ये कर्नाटक मैसूर संग्रहालय के में सर्वप्रथम विष्णु शास्त्री जी थे, उन्होंने इसको प्राप्त किया था, इसकी प्रतिलिपियाँ, और फिर उसको संकलित किया उन्होंने, जिससे हमें आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इसकी जैसा कि हमने बताया था कि अभी 15 अधिकरण से संबंधित आ जाए, 80 प्रकरण है, 15 अधिकरण 80 प्रकरण, और यह संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्ताह सिद्धांत के अनुसार राज्य का 5वां अंग था। जैसा कि अभी हमने बोला था कि ये हमारे अर्थशास्त्र के जो 6वां अधिकरण है उसमें राज्य के सप्ताह सिद्धांत के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन बना था इस तरह से कि राज्य के सप्ताह सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया कि 5वां अंग कौन सा था। अब आपके सामने ऑप्शन है अमात्य, जनपद, कोष। तो इसका सही उत्तर है आपका कोष। कोष जो था वो राज्य का 5वां अंग था, 5वें नंबर पे आता था। पहले नंबर पे कौन था, स्वामी या राजा कहिए, फिर अमात्य होता था, फिर तीसरे नंबर जनपद होता था, फिर उसका दुर्ग, फिर कोष, सेना, मित्र। तो जैसे कि एक क्वेश्चन बताया कि बना था कि सप्ताह सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का 7वां अंग कौन था, तो मित्र है। 6ठा पूछ ले सेना है, आपसे 4था पूछ ले दुर्ग है, तीसरा पूछ ले कोई भी, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन बना दिए 7वां पूछ ले, 5वां पूछ सकते, कोई पूछ सकता, एग्जामिनर के ऊपर है। तो आपको अगर पता है ये कि 7वां सप्ताह सिद्धांत कौन कौन से थे, तो नंबर से आप याद रखें कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, तो आप आराम से इसको बता लेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आपके सामने पहला कथन है, मौर्य शासन में एक साल में काम के लिए 354 दिन माने गए थे। आपका दूसरा है बी ऑप्शन है, मौर्य काल में वित्तीय वर्ष आषाढ़ जुलाई माह से प्रारंभ होता था। आपका सी कथन है, आय व्यय का ब्यौरा वार्षिक बजट तैयार करना का कार्य जो था सन्निधाता का कार्य था। तो आपने यहाँ देखा कि मौर्य प्रशासन में एक साल के काम के लिए 354 दिन माने गए थे, यह आपका सही है। मौर्य काल में वित्तीय वर्ष आषाढ़ माह जुलाई माह से प्रारंभ होता था, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, तो आषाढ़ माह ही वित्तीय वर्ष का अंतिम वर्ष भी होता था। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तीसरा कथन, जो आय व्यय का ब्यौरा वार्षिक बजट तैयार करना सन्निधाता का कार्य था, तो यह कथन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा कथन असत्य है, सी कथन, क्योंकि आय व्यय का जो ब्यौरा होता था, जो वार्षिक बजट तैयार करने का कार्य होता था, वह सन्निधाता का नहीं समाहर्तक होता था। सन्निधाता कौन होता था, वह कोषाध्यक्ष होता था। तो जैसे कि मौर्य साम्राज्य में जो 18 अधिकारियों का होता था, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और ये उच्च स्तर के कर्मचारी थे, इनको महामात्र भी कहा जाता था। तो इनकी संख्या कौटिल्य ने 18 बताई है। तो उसमें क्या था, ये सन्निधाता था, जो कोषाध्यक्ष था, समाहर्ता था, राजस्व विभाग का था। तो इसी का काम होता था, समाहर्ता का काम होता था कि आय व्यय का ब्यौरा रखे, वार्षिक बजट तैयार करना, और सन्निधाता जो था वो कोषाध्यक्ष था। तो यहाँ पे आपके क्योंकि सी कथन में सन्निधाता दिया है, इसलिए ये आपका कथन असत्य हो जाता है। अगर यहाँ पे समाहर्ता होता तो यह कथन भी आपका सत्य होता। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फौजदारी कोर्ट का प्रमुख कौन होता था। मौर्य काल में फौजदारी कोर्ट का प्रमुख कौन होता था। आपके सामने ऑप्शन है व्यवहारिक, प्रदेष्टा, दंडपाल। तो इसका सही उत्तर है आपका फौजदारी कोर्ट का प्रमुख होता था आपका प्रदेष्टा। अब यहाँ पे आप देखें व्यवहारिक है, तो व्यवहारिक भी क्या है, ये दीवानी कोर्ट का प्रमुख होता था, और फौजदारी कोर्ट का प्रमुख जो होता था वह प्रदेष्टा होता था। यहाँ आप एक ऑप्शन देखेंगे दंडपाल, तो ये जो सैन्य सामग्रियाँ जुटाने वाला अधिकारी होता था उससे संबंधित था। तो दंडपाल, यहाँ अगर ऑप्शन हो, अगर नहीं पता है तो आदमी दंडपाल से समझ लेगा कि कोर्ट वगैरह से संबंधित है या दंड से संबंधित हो सकता है, कर ले। यहाँ पे आपके सामने कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारिक भी अगर आपने पढ़ा है प्रतिष्ठा, तो एक चीज़ अगर क्लियर है कि हाँ दीवानी कोर्ट का प्रमुख व्यवहारिक होता था,
तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि प्रदेष्टा फौजदारी कोर्ट का प्रमुख था। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि फौजदारी कोर्ट का प्रमुख कौन था, प्रदेष्टा, और दीवानी कोर्ट का तो व्यवहारिक, और दंडपाल जो था यह सैन्य सामग्रियों जुटाने वाला अधिकारी था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, मौर्य काल में सैन्य कार्य संचालन के लिए 6 समितियां थीं। छठी समिति किस सेना से संबंधित थी? हमारे मौर्य काल में क्या था कि 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में क्या होते थे कि कुल 5 सदस्य होते थे और 6 समिति को मिला के पूरे 30 सदस्य होते थे। इसी तरह का क्वेश्चन कल था आपके मॉक टेस्ट में, आप देखेंगे कि नगर प्रशासन से संबंधित जो समिति थी उसके बारे में, जो कि हमें इंडिका से पता चलती है, पर यहाँ पे ये जो आपके 6 समितियाँ पूछी जा रही हैं यह सैनिक संचालन से, सैन्य प्रशासन से संबंधित था कि नगर प्रशासन से नहीं। वो क्वेश्चन जो था नगर प्रशासन से था, यहाँ पे आपको सैन्य प्रशासन से संबंधित है। तो सैन्य प्रशासन से कितनी समितियाँ काम करती थी? 6 समितियाँ, और सबके अलग काम होते थे, और एक समिति में 5 व्यक्ति थे, जिससे कुल मिला के इसमें 30 सदस्य होते थे, और ये 6 समितियों का अपने अलग अलग कार्य होते थे। अब यहाँ पूछ रहा है कि 6 समितियाँ थी और छठी समिति किस सेना से संबंधित थी? आपके सामने ऑप्शन है अश्वरोही सेना थे, रथ सेना से, जल सेना से। तो इसका सही उत्तर है आपका रथ सेना से। छठी समिति जो थी वह रथ सेना से संबंधित थी। प्रथम समिति जो थी वह जल सेना से समिति थी, और ये आपका चतुर्थ समिति थी अश्वरोही सेना से ये समिति चतुर्थ समिति थी वो अश्वरोही सेना से संबंधित थी। तृतीय समिति थी आपकी तो पैदल सेना जो होती थी उससे संबंधित थी, उसका सारा देखभाल उस समिति का कार्य होता था उसका। और द्वितीय समिति जो बनी थी वो रसद सामग्री जो युद्ध संबंधित या युद्ध के समय जो रसद की आपूर्ति करने का पूरी जिम्मेदारी होती थी वह द्वितीय समिति का कार्य होता था। इसी तरह से 5वीं समिति जो थी वो गज सेना से संबंधित थी, और उसके बारे में उसकी सारे क्या कहते हैं क्या रख रखाव कैसे उसको क्या करना है डील, तो वो सारे उसके काम थे। तो मौर्य संचालन के लिए मौर्य काल में सैन्य संचालन कार्य के लिए 6 समितियां थी। एक समिति में 5 व्यक्ति होते थे, कुल मिला के 6 समितियों से 30 सदस्य होते थे, और हर समिति जो होती किसी न किसी एक विशेष कार्य से जुड़ी होती थी। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कहते हैं, कंफ्यूज मत होइए कि नगर प्रशासन से भी हमारी 6 समितियां थीं, और एक समिति में 5 सदस्य होते थे, कुल 30 सदस्य, और सैन्य प्रशासन से संबंधित भी 6 समितियां थी, और इसमें भी एक समिति में 5 सदस्य होते थे और कुल 30 सदस्य थे, और जिसमें से जैसे बताया प्रथम समिति जल सेना से, द्वितीय रसद सामग्री, तीसरी पैदल सेना से, चौथी अश्वरोही से, 5वीं गज सेना से, छठी हमारी रथ सेना से। तो यहाँ क्वेश्चन में बनाया था छठी समिति किस सेना से संबंधित थी? वो रथ सेना से संबंधित। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस श्रेणी के अमात्य का वेतन 12,000 पर्ण था? प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। तो जैसा कि जो अमात्यों की श्रेणियाँ थी वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में थे। तो प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी होते थे वह जैसे कि मंत्रणा के सदस्य होते थे, प्रथम श्रेणी के अमात्य थे। तो और ये मंत्री परिषद के जो सदस्य द्वितीय श्रेणी में आते थे, और अध्यक्ष जो होते थे वो तृतीय श्रेणी के अमात्य आते थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस श्रेणी के अमात्य का वेतन 12,000 पर्ण था? तो इसका सही उत्तर है आपका द्वितीय श्रेणी। अब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि द्वितीय श्रेणी तो किसमें थी, किससे संबंधित थी, मंत्रणा से या अध्यक्षों से या मंत्री परिषद से? तो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी जो अमात्य होते थे वो अमात्य मंत्री परिषद के होते थे, और इनका वेतन जो होता था 12,000 पर्ण होता था। अब प्रथम श्रेणी के अमात्य जो होते थे वह थे मंत्रणा का, जिनका वेतन 48,000 पर्ण होता था, और द्वितीय श्रेणी के जो अमात्य होते थे उनका वेतन 12,000 पर्ण होता था। इसी तरह से आप तृतीय श्रेणी के 2 अध्यक्ष अमात्य होते थे, उनके क्या है कि आपके साथ 1,000 पर्ण उनका वेतन होता था। तो इसका उल्लेख भी क्या कहते हैं, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत किस अधिकारी का कितना वेतन होता था, और इनको जो है अधिकारियों को नगद वेतन जो है पर्ण, चांदी का जो सिक्का होता था उसी के रूप में दिया जाता था। तो आपसे पूछ लिया अधिकारी का वेतन किस रूप में दिया जाता था? तो नगद रूप में, वो भी पर्ण जो चांदी का सिक्का था उसी के रूप में दिया जाता था। और जो पहले श्रेणी के अमात्य होते थे मंत्रणा के सदस्य, द्वितीय श्रेणी के अमात्य होते थे वो मंत्री परिषद के, तृतीय श्रेणी के जो होते थे अध्यक्ष, जो कि अर्थशास्त्र में हमें
28 अध्यक्ष प्रचारों जो उसमें है उसके बारे में हमें पता चलता है। 28 अध्यक्ष वो तृतीय श्रेणी के अमात्य थे और उनका जो है वेतन 1000 पर होता था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित अग्रोनोमोई कौन थे? अग्रोनोमोई कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है मेगास्थनीज द्वारा अग्रोनोमोई कौन थे? नगर का प्रमुख अधिकारी, ग्रामीण अधिकारी या पुरोहित? तो आपके सामने ऑप्शन है जैसा कि आपने तीनों देखा कि नगर का प्रमुख अधिकारी या ग्रामीण अधिकारी या पुरोहित। तो इसका सही उत्तर है आपका ये ग्रामीण अधिकारी था। अग्रोनोमोई जो था वह आपका ग्रामीण अधिकारी था। और इसी तरह एस्ट्रोनोमोई करके था, वह जो था आपका वो नगर प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी होता था उसके बारे में जानकारी मिलती है हमें। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है और एस्ट्रोनोमोई दे देगा, एग्रोनोमोई दे देगा तो कन्फ्यूज मत हो। एग्रोनोमोई जो था वह ग्रामीण अधिकारी था और एस्ट्रोनोमोई जो था वह आपका नगर प्रशासन का, नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा कथन असत्य है? अब हम कथन देखते हैं। अशोक का पहला स्तंभ वैशाली का कोल्हुआ स्तंभ है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में कराया। 4 सिंह एक साथ जो पीठ सटाए हुए बैठे हैं सारनाथ एवं सांची स्तंभ पर मिलते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है कोट में A, B, C या कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है कोई भी नहीं, क्योंकि जो भी कथन है आपका अशोक का पहला स्तंभ वैशाली का कोल्हुआ स्तंभ लेख है सही है। आपका सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में कराया, ये भी सही है। 4 सिंह एक साथ पीठ सटाए हुए सारनाथ एवं सांची स्तंभ पर मिलते हैं, यह कथन भी आपका सत्य है। और इसी तरह से हम देखें तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि सारनाथ पे जो अंकन है उसमें किन किन पशुओं का है? तो हाथी, सिंह, अश्व, वृषभ का अंकन सारनाथ के जो महाधर्म चक्र स्तंभ है उस पर मिलता है। और सारनाथ स्तंभ लेख जो है कला की दृष्टि से स्तंभों में सर्वोत्तम है और कहते हैं कि यह स्तंभ कला के एक आदर्श नमूना है। और इसकी काफ़ी कला इतिहासकारों ने बहुत तारीफ की है कि ऐसी संरचना, ऐसी चीज़ें अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि अशोककालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। आपके सामने स्तंभ होगा, स्तूप होगा या अन्य चीज़ें दे देंगे, तो उसमें भी आपका सही उत्तर होगा कि स्तंभ जो है मौर्यकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। और यहाँ पे भी जैसे कि कल के मॉक टेस्ट में था या इसी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन रहा होगा कि अगर पूछ ले कि सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है, तो रमनदई का लेख है, जहाँ पे अशोक ने क्या कहते हैं जिससे हमें महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली का भी पता चलता है और कर माफी का भी जानकारी हमको मिलती है अशोक के द्वारा। तो इस तरह से देखिए आप चीज़ें कनेक्ट करेंगे कि सबसे छोटा है रमनदई, वो कहाँ से संबंधित है, तो उससे हमें जो है महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली के बारे में पता चलता है। वहाँ पे अशोक ने कर माफी की थी, उसकी भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे ये 4 सिंह जो पीठ सटाए हुए बैठे हैं सारनाथ और सांची स्तंभ लेख पर देखने को मिलते हैं। और ये जो है भारतीय प्रशासन में भी लिया गया है, जो सिंह का सिर ये स्तंभ का जो शीर्ष सिंह का बना हुआ है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। और एक क्वेश्चन कल के था जैसा कि सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख कौन सा मिला है अभी तक, लौरियानंदगढ़ का है। और सर्वोत्तम जो है सौठवपुर है, वो भी लौरियानंदगढ़ को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में था कि किन किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का है, तो जैसा कि हमने देखा था कोल्हुआ है, सारनाथ है, सांची है, इन सब का जो है सिंह शीर्ष का है। अब आइए देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में मौर्य प्रशासन में कौन जिला एवं ग्राम के बीच का अधिकारी था? मौर्य प्रशासन में कौन जिला एवं ग्राम के बीच का अधिकारी था? तो आपके सामने ऑप्शन है गोप, स्थानिक या प्रादेशिक।
तो अगर हम यहाँ देखें तो जो प्रशासन में मौर्य प्रशासन में जिला और ग्राम के बीच का अधिकारी था वो आपका था गोप। और अगर आपसे पूछ लें कि क्या कहते हैं प्रादेशिक ये जो है प्रांतों का जो मंडल का प्रमुख कौन होता था, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हो प्रादेशिक, तो ये क्या था, ये जो था ये मंडल का जो प्रांतों का विभाजन मंडल में होता था वहाँ का प्रमुख होता था। और मौर्य प्रशासन जिला एवं ग्राम के बीच का अधिकारी गोप होता था और स्थानिक जो होता था वह कर संग्रहण अधिकारी होता था, जो कर को संग्रह करने का होता था। और किंतु संग्रहण का भी अगर देखा जाए तो प्रमुख अधिकारी संग्रहण जो कि 10 ग्रामों का एक समूह होता था वहाँ का प्रमुख अधिकारी अगर पूछ लिया जाए तो गोप होगा। तो इस तरह से देखें तो ये जिला आपसे एक क्वेश्चन इसी तरह से बनता है, कई बना भी एग्जाम में कि जिला और ग्राम के बीच का अधिकारी पूछेगा तो आपका गोप होगा। तो ये रहे हमारे आज के मॉक टेस्ट का 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके, और ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित आखिरी मॉक टेस्ट था हमारा। जैसा कि हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में 60 क्वेश्चन देखा और सभी के सभी आप पाएंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर आपको देखेंगे चैप्टर से, चाहे स्तंभ कला से हो, चाहे शिलालेखों से आधारित हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे कर माफी हो, चाहे वार्षिक बजट से, हमने कोशिश की है, या आपके सैन्य प्रशासन में समितियों पे, नगर प्रशासन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो, चाहे आपकी इंडिका से संबंधित हो फैक्ट, हमने कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे मौर्य साम्राज्य से संबंधित उसको सबको मैंने इस 60 क्वेश्चन में इंक्लूड करने की पूरा कोशिश की है कि सारे का सारा चीज़ें कवर हो जाए। कुछ चीज़ें जो है कि ओरली है, इसलिए आप वीडियो को मिस मत करिएगा, आप लोग वीडियो को देखिएगा और 1 से 2 बार देखिए। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो कल इस मॉक टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों मौर्य साम्राज्य से जो संबंधित पहला दोनों मॉक टेस्ट है उसकी भी लिंक इसमें आपको दे दी जाएगी और आप सभी देखिए और अपना रिवीजन करिए। आप सभी को सब्सक्राइबर मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद।